हाँ, सभी सम्मानित साथियों का स्वागत है। हाँ चित्रम भाई, मैं अभी अभी लूँगा आपको, वो वीडियो में कनेक्ट करूँगा, अभी थोड़ी देर बात रखें। हाँ, सभी सम्मानित साथियों का स्वागत है। जय भीम। देखो, जो भी साथी जुड़ रहे हैं तुरंत अधिक से अधिक शेयर करें। आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइव है, हमारा लाइव डिस्कशन है। हाँ मनीषा जी, थैंक यू। मनीषा जी प्लीज़ इसको शेयर करें जितना हो सके आज, क्योंकि है ना आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हम जिंदाबाद जिंदाबाद, जय भीम। मनीषा जी सभी लोग शेयर करें इसको, जितने जल्दी शेयर करेंगे लोग जुड़ेंगे, हम अपनी बात को इफेक्टिवली शुरू करेंगे। भरत भाई जय भीम, कैलाश भाई जय भीम। जो भी साथी जुड़ रहे हैं, जो पहले शुरुआत में जुड़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी को तेज़ी से इसको शेयर करें लाइव को। जोगेंद्र भाई जय भीम, वेलकम। जुड़िए तेज़ी से शेयर कीजिए। देखो, ये बहुत है ना सस्ता माध्यम है हमारी बात लोगों तक पहुंचाने का। हमारी किसी पे कोई वो नहीं कि वो हमें हमारी बातों को नहीं रखने देते या हमें अपना प्लेटफॉर्म नहीं अवेलेबल कराते। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल डेमोक्रेटिक है। अगर हमारी बात, अगर आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, मुद्दा आपको मालूम ही है, तो तुरंत उसको है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें। जितने लोग सुन लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। शुक्रिया भरत भाई। निमेश भाई वेलकम। विकास भाई जय भीम, सभी का स्वागत है। रतन भाई जल्दी से जल्दी आप जुड़ें और तुरंत इसको शेयर करते चलें। जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में या जो फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप डाल दीजिए लिंक को। रतन भाई जय भीम, ओबी भाई जय भीम। मेघ भाई, हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम समाज के लिए लड़ रहे हैं। समाज को मजबूत करना है हमें, बिल्कुल साथ मिलकर लड़ेंगे जो भी हैं। शेखर भाई भी कोई दूर नहीं है मुझसे। हाँ कुछ लोग आएंगे बिल्कुल। हाँ मनीषा जी, आप ही कंट्रोल कीजिएगा उनको जो बिल बिलाना आएंगे, ठीक है ना। हाँ उस पर भी आज चर्चा करेंगे। ये है ना, कुछ लोग तो आप बोलते हैं कि हम अम्बेडकर राइट हैं, और वो है ना जिस तरीके से गाली गलौज पे उतर आते हैं, इट्स नॉट गुड। उस पर भी आज चर्चा करेंगे। अमृता जी जय भीम, मनोज भाई जय भीम। आप शेयर करते चलिए, जो साथी जुड़ रहे हैं आप इनको व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। मैं ना अगले 20 सेकंड में बात अपनी स्टार्ट कर दूंगा। पुष्पेंद्र भाई, जित्या भाई, स्वागत है आपका, जय भीम। पोस्ट में मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा देखिए, आप फिर से ट्राई करके, हो सकता है। हाँ बादल भाई, रंजीत भाई, गणेश भाई, सभी का स्वागत है, जय भीम। नमो जी वेलकम। ठीक है, मैं अपनी बात शुरुआत करता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, 3-4 मिनट हो गया वेट करते करते। साथियों, आज है ना हम लोग है ना हमने दो चीज़ें रखी हैं। एक तो जो आपको चल ही रहा है लगातार, हम कुछ मुद्दों पे यहाँ पे कि हम लोग कुछ सहमति के बिंदु पर आएँ, क्योंकि लगातार हम जो पॉलिटिकल फ्रंट पे हम लोग, हमारा समाज है ना पिछड़ता जा रहा है। तो उसको लेके आपकी चिंता वही मेरी चिंता है। तो चिंता करना भी ठीक है, लेकिन चिंता का सॉल्यूशन क्या हो, तो वो आपकी और हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, मतलब अगर बुद्धिजीवी मानते हैं अपने आप को कि हम थोड़ा सा चिंतनशील हैं, चिंता रखते हैं, तो हमें एक दूसरे से विचार आदान प्रदान करना चाहिए, और उन्हीं से सहमति का निर्माण होता है और उन्हीं से रास्ते निकलते हैं। तो सबसे पहले तो आज है ना, वो कई दिनों से कुछ थी, हमने कल 2 चीज़ें थी। एक तो कई लगातार हम, देखो मैं आपको बहुत क्लियर बोल दूं, मैं आपको सभी साथियों को जो यहाँ पे हैं, देखिए
मैं आपको बोलूँ कि मायावती जी हैं वो मेरे लिए भी उतनी सम्माननीय है, मेरे लिए नहीं, मेरे पिताजी के लिए भी सम्माननीय है वो। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं जो बोलता हूँ, ये लिखता हूँ, मेरे पिताजी को पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस दौर में उनका संघर्ष देखा है। तो यकीन मानिए, मुझे बिल्कुल भी बोलने से, मैं जो आदरणीय जो मायावती जी का विरोध करता हूँ, मुझे कतई भी अच्छा नहीं लगता है। और जो भी उनका मैं विरोध करता हूँ या उनकी जो कार्यनीति का, कार्यशैली का विरोध करता हूँ, वो सिर्फ सैद्धांतिक है। और अगर ये कोई अगर प्रॉपर्टी और इसकी बात होती तो मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ठीक है, जो भी कर लिया ले जाओ। बेसिकली बात है कि बहुजन समाज पार्टी एक गरीब जो हमारा तबका है, समाज है, उन्होंने बहुत कष्ट में ये इस पार्टी को बनाया और इससे हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है। आप मेरी बात को सुनिए, इससे हमारा जो भविष्य है ना, वो राजनीतिक भविष्य, जिससे हमारे निर्णय, देखिए डेमोक्रेसी का मतलब ही है राजनीति। अगर हम लोकतंत्र में रह रहे हैं तो चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ से राजनीतिक सत्ताएं आएंगी, वही आपका भविष्य निर्धारित करेंगी। तो कुल मिला के जैसी आपकी चिंता है, हमारी चिंता है कि सामने हज़ारों टाइप की हमारे पास समस्याएं हैं, उनसे कैसे बाहर निकलेगा। या एक बात बताइए कि हमारे पास दसियों पॉलिटिकल पार्टी सामने हैं, तो क्या हमें किसी उसने, हम क्या पागल हो चुके हैं कि हम लोग लगातार इतने समय से हम चाह रहे हैं कि इसमें लोकतांत्रिक सुधार हो जाए पार्टी में, जबकि बड़ी बसपा का तो अभी आप देख लो कि राजनीतिक रूप से वो नीचे गिर चुके हैं चुनावी रूप से। फिर हम क्यों चाह रहे हैं कि इसको मजबूत किया जाए? क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अलग ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिस तरीके की समस्या है, वो जो मेन स्ट्रीम की बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके साथ जाने से वो हमें उस तरीके से बर्ताव, हमारे साथ उनका व्यवहार नहीं है। हालांकि एमएलए एमपी बनने की आसानी बन जाती है, लेकिन अगर वैसा नहीं होता तो हम लोग ये क्यों चुनते बीएसपी? शुरुआत में जब हमको पता है कि राजस्थान में तो बीएसपी का कोई अस्तित्व नहीं, आज तक कोई दलित एमएलए नहीं बना है यहाँ पे, हम लोग क्यों चुनते? कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बीएसपी में रह के हम लोग एक सुधार की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, एक जो हम अपने पसंद की राजनीति शुरू कर सकते हैं। तो मायावती जी वैसा कर नहीं पा रही हैं। उन्होंने पास्ट में क्या क्या किया उस पर मेरा कोई डाउट नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। अभी मेरा जो पूरा जो चिंता का विषय यह है कि 2012 के बाद में वो है जो एक पॉलिटिकल पार्टी को, देखिए वो एक सरकार बहुत अच्छी चलाई उन्होंने। देखिए मैं आपको बताऊँ, सरकार चलाने में क्या आप सीएम होते हैं? मेरी बात सुनिए, आपने कलेक्टर को लाया, बुलाया, डांटा, तो कलेक्टर को क्या है कि डांट खाने का उसका पैसा मिलता है। मेरी बात सुनिए, वो जाएगा अपने अधीनस्थों को डांट के अपनी खींच बुझा लेगा, ठीक है ना, पैसा भी ले लेगा। पॉलिटिकल सिस्टम तो बड़ा अजीब है, आप किसी को डांट नहीं सकते हैं, ऐसे फायर नहीं कर सकते। इनका तो क्या है कि लिख दिया, फायर कर दिया, 30 साल पुराने। तो आज वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गई। तो बहुत सारी उनकी रणनीतियों में कमी है, और उन्हीं के लिए हम बोल रहे हैं कि वो अलग थलग पड़ गई, उन्होंने अपने आप को अकेला कर लिया है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे एक डेमोक्रेसी अगर वहाँ पे आ जाए पॉलिटिकल पार्टी में, तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारे समाज हैं जो ये जानते हैं कि वो हमारे साथ मिलके उनका खुद का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। बहुत सारी कास्ट है, खासकर जो अति पिछड़ा वर्ग है। और देखिए हमारी दुश्मनी तो किसी से नहीं है, गरीब तबका किसी भी जाति का हो, अगर उसे राजनीति में, अगर उसे मतलब भारत की उसमें उसको जोड़ना है, मतलब कि जो विकास से जोड़ना है, तो वो हमारे साथ आ सकता है, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। तो कुल मिला के बात ये कि जो बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं, गाली गलौज पे आ जाते हैं। देखिए हम महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हमारे राजनीति में आने का है कि हमारी महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा अपमान हुआ। कुछ लोग राजनीतिक सैद्धांतिक आलोचना है, मैं कभी मायावती जी के बारे में जी बिना लगाए तो मायावती की भी नहीं लिखता, जी लगाता हूँ उनका, ठीक है ना। तो बिल्कुल सम्मान के साथ हम लोग लिखते हैं। आप लोग कोई भी लिखता है मेरी कमेंट पे मेरा समर्थन कर रहा है, कुछ लोग मायावती जी समर्थन आके उनको गाली देते हैं माँ बहन की, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब मैं बोलूँ, कल जैसे मैंने आज हमारे टॉपिक ये थे कि मायावती जी की समीक्षा। देखिए हर बार है ना ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि मायावती जी बहुत बड़े फैसले लेने वाली हैं। ये हर बार होता है ड्रामा, हर बार चुनाव के बाद एक ड्रामा होता है, और वहाँ के ढाक के 3 बात वही होता है। देखिए क्या होता है कि उनके रटा स्टेटमेंट है। मैं बोल तो रहा हूँ ना कि वो या तो उन्होंने पर्याप्त कर लिया है राजनीतिक रूप से, या तो वो इसमें रुचि खो चुकी हैं, या मुझे नहीं पता कि वो क्या करना चाहती है। जैसे मैं तो अपना सीधा अनुमान बता चुका हूँ कि वो चाहती है कि भैया ये पॉलिटिकल पार्टी यहीं ख़त्म हो जाए। और मैंने तो उन पर आरोप भी लगाया कि वो जो पार्टी का पैसा है कहीं उनके उस पर नज़र है। मैं तो ये आरोप भी यहाँ पे लगाया है, और जो भी सही होता जाएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी लगाए गए आरोप वो तो सही साबित हैं कि वो परिवारवाद के लिए किसी और को नहीं आगे बढ़ने दिए जा रही हैं। तो कल भी क्या हुआ, उन्होंने देखिए उनके बारे में जब मैं आया था बीएसपी में, तब थी कि
कुछ पुराने लोग बोलते थे कि मायावती जी के पास एक ताश की गड्डी है, वो उसको फेंटती रहती हैं। और ये आज भी देखिए, मैंने ये बात लाइन सुनी थी कि ये 2008-9 में किसी ने मेरे को बोला था कि उनके पास ताश की गड्डी है, उसको फेंटती रहती हैं। और उस गड्डी में केवल जोकर्स ही हैं, मतलब जो पत्ते होते हैं ना, तुरुप्का, इक्का, ये विक्का और दुक्का तिक्का कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ जोकर्स है, वो फेंटती रहेंगी, उन्हीं को लगाती रहेंगी। तो वो उस चीज़ से आपका किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा, बस आप उल्टी पुल्टी डिमांड करेंगे। जो गलतियां, जो दिक्कतें नेतृत्व के स्तर पर हैं, वहाँ नेतृत्व के स्तर पर है, अगर वहाँ सुधार नहीं होगा तो नीचे भी सुधार नहीं होगा। ये आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में देख लीजिए कि अगर संगठन का टॉप पे अगर बैठा व्यक्ति अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ नहीं है, तो उसकी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी अलोकतांत्रिक तरीके से स्थापित की गई होगी, मतलब कि उनको भी जो शीर्ष नेतृत्व ने स्थापित कर दिया होगा, और यही हायरार्की बन जाती है। जब इसका मापदंड चापलूसी रह जाता है कि जैसे कि मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे हूँ, अब मैं अपने नीचे जस्ट नीचे वाली लाइन में उन्हीं लोगों को बर्दाश्त करूंगा जो मेरी चापलूसी करते हैं, मैं उनकी काबिलियत नहीं देखूंगा, तो मेरी नीचे लाइन भी है ना, नीचे वाली लाइन भी, उसकी जो सेकंड थर्ड लाइन होगी वो भी अपने चापलूस लोगों को ही बैठाना पसंद करेगी। तो पूरा का पूरा जो हिरार्की है, जो पदानुक्रम है, वो चापलूसों की हिरार्की बन जाएगी, नेताओं की हिरार्की नहीं रहेगी। जबकि काशीराम जी ने बोला था कि छोटे नेता, छोटे से बड़े नेता, बड़े से बड़े नेता, इस तरीके का हमारे पास एक नेताओं का हिरार्की पदानुक्रम डेवलप हो जाएगा और हम एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। ये बिल्कुल उसके उलट है। ऐसे में जब चापलूसों और चमचों की जब हिरार्की पदानुक्रम विकसित हो जाता है, तो तय मानिए कि लोगों का प्रतिस्पर्धा करने के लिए, देखिए हम लोग है ना, जब अगर कहीं पे स्वच्छ प्रतिस्पर्धा है तो मेहनत करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि बैंकिंग नौकरी निकल रही है, उसमें स्वच्छ प्रतिस्पर्धा है कि जितने आप सवाल करोगे पास हो जाओगे, तो आप मेहनत करते हैं। जब आपको लग जाता है कि वहाँ सारे के सारे लोग ही 4 लाख रुपए दे के वहाँ पे नौकरी पा ले रहे हैं, तो आप मेहनत करना बंद करके आप क्या करते हैं, 4 लाख रुपए का जुगाड़ करना भागते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यही चीज़ है कि हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये एक जो खामी है ना, केवल मैं बसपा के लिए कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं उसमें भी ये इसमें ये, यही तो कारण है कि परिवारवादी पार्टियां भाजपा को कॉम्बैट नहीं कर पा रही है। आपको पता है 60% वोटर्स बीजेपी से खिलाफ है, नाराज रहता है, खुश नहीं है उससे। बीजेपी उनकी प्रॉब्लम्स का एड्रेस नहीं कर सकती है, बावजूद उसके बीजेपी जीत रही है। क्यों जीत रही है? आपको खुद को करना चाहिए। ये परिवारवादी पार्टियां हैं जो खुद कहती है कि हम सेकुलर हैं, हम प्रो पुअर हैं, तो भैया तुमने अलग अलग पार्टी को खोल रखी है। अगर आपको लगता है कि सपा और बीएसपी की आइडियोलॉजी एक है, तो उन्होंने अलग अलग पार्टी को खोल रखी। कहीं ना कहीं इनकी ये है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए ये समाज के जो हित हैं उनके साथ समझौता कर रहे हैं लोग, कि तुम्हारा बिगड़े तो बिगड़े, अगर हम जीत गए तो ठीक है, अदरवाइज तो तुम्हारा नुकसान होता हो, समाज का नुकसान हो रहा है। अगर आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में सपा, बसपा, राजद, इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको एक होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं फिर या तो हमें फिर उनको समझना पड़ेगा कि अंतर क्या है। देखिए बहुत सारी पार्टियां पहले थी, काशीराम साहब ने ये पार्टी बनाई तो आपको पिछली बार वाला लड़ाई में बोला था कि काशीराम साहब ने भिड़ते ही कुछ घोषणाएं की कि मैं घर नहीं बसाऊंगा, परिवार से भी संपर्क नहीं रखूंगा, बैंक अकाउंट नहीं बनाऊंगा रखूंगा, और अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा। तो ये घोषणा क्यों की? आप समझ सकते हैं ना, क्योंकि समाज के ये क्वेश्चन थे कि भैया जिसको भी हमने बनाया है उसने बेच बाच के अपना घर भरा है। ऐसा था कि सब लोगों के यही प्रश्न थे कि भैया समाज ने तो जिसको बनाया उसने क्या किया कि अपना घर भर लिया है। तो काशीराम साहब ने बोला कि मेरी पार्टी में ऐसा नहीं होगा, मेरे पार्टी में परिवारवाद तब होगा ना जब मैं शादी करूंगा या मैं अपने परिवार से संपर्क रखूंगा, नहीं करूंगा। आपको लगता है कि मैं पैसे में वो करूंगा, तो मैं तो आप तो पैसे ही कह रहे हो, मैं बैंक अकाउंट ही नहीं रखूंगा। मैं पैसा घर मकान बनाने के लिए कर दूंगा तो मैं मकान ही नहीं बनाऊंगा। उन्होंने वही किया, उन्होंने आदर्शों को, इतने उच्च स्तर के आदर्शों को स्थापित किया कि लोगों विश्वास नहीं करते तो क्या करते भाई लोगों ने। आप यकीन मानिए कि तनख्वाह कौन, अब आज की तारीख में किसी से आप बोलिए कि पूरे महीने की 2 तनख्वाह दे दो, आप 2 महीने की तनख्वाह, कोई नहीं देगा। उस ज़माने में इतने कम तनख्वाह होते हुए लोगों ने 2-2 महीने की तनख्वाहें दी कर्मचारियों ने। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जो इंटीग्रिटी थी, जो ईमानदारी थी, उन पर उनको भरोसा था, इसलिए वो उनके साथ लग गए। अब आप देखिए कि जब उनकी मायावती जी को उत्तराधिकारी बना दिया साहब ने, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि दबाव में बना दिए, बहुत सारे, मैं उनमें जाऊंगा नहीं आरोप प्रत्यारोप में। मैं इतना कहूँगा कि जब इनको बना दिया तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में था कि मायावती जी अब इस पूरी पार्टी को अपने कब्जे में ले लेंगी और अपने, तो उन्होंने 2006 में ये आरोप लगने लगे थे, काशीराम साहब बीमार थे, तो 2006 में उनकी खुद की घोषणा है ये,
मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 2006 में इलेक्शन, 2007 में इलेक्शन था, तो उनकी खुद की घोषणा है ये कि मेरी पार्टी में मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति बड़े पर्दों पर नहीं होगा, मेरे बाद मेरा परिवार का कोई आदमी दूसरा नेतृत्व नहीं होगा। ये मायावती जी की घोषणा है, मेरी नहीं है भाई, आप देखो उठा के, ये ऑन डॉक्यूमेंट है, पेपर्स में छपी हुई वो है। कास्ट भी उन्होंने वर्णन कर दिया, हालांकि उसकी कोई ज़रूरी थी। तो कुल मिला के ये उनकी ही घोषणा है। लेकिन तब भी 2007 का इलेक्शन देखिए, दो चीज़ें हुई, एक तो उन्होंने घोषणा कर दी, फिर काशीराम साहब का जो परिनिर्वाण हुआ, तो जो हमारा जो कृतज्ञ समाज था, तो उन्होंने एक तरफा उनके लिए वोट किया और 2007 में आपकी फुल फ्लेज सरकार बन गई। देखिए, इनका 2012 में अगर वो दोबारा से रिपीट हो जाती, तो मैं कह रहा हूँ कि 2012 में ही वो अपने परिवार को इंट्रोड्यूस कर देती हैं उसमें। लेकिन फिर 2012 में नहीं आया, 2017 का उन्होंने इंतजार किया। फिर 2017 में जब उनको सरकार नहीं बनी, तो उन्होंने कहा कि अब तो कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने फिर अपने भाई को तुरंत बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। फिर 2018 का उन्होंने इलेक्शन का वेट किया लोकसभा का, फिर अपने भतीजे को बनाया। आज स्थिति ये है कि कोई किसी भी तरीके की, कोई आप ईमानदारी से बोलो, दिल पे हाथ रखे, मायावती जी का कोई अपमान नहीं कर रहा हूँ। अगर आप समझते हो कि पॉलिटिकल पार्टी गिफ्ट है उनको, जो उन्होंने संघर्ष किया है, तो मैं कह रहा हूँ आप उनको अर्पित कर दीजिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉलिटिकल पार्टी को आप मानिए कि जो पैसे वाले लोग हैं वो आज पॉलिटिकल पार्टी कल खड़ी कर देंगे, उनके पास 50 तो चैनल है। आप कैसे करोगे मेरे भाइयों? जब आपका जो बाम सेफ था, जिस प्रॉब्लम से जो पढ़े लिखे लोग जुड़े थे, आज तो वो भी आपके साथ नहीं है, गरीब गुरबों के साथ में, क्योंकि वो तो शहरों में आके बस गए, और वो तो सब सारे लोगों के साथ मिलकर रहते हैं। वो तो उनको तो आपकी जो एट्रोसिटी है, अत्याचार, जो भी आप जिन संघर्ष से उससे गुजर रहे हो, उनका संघर्ष नहीं है आपके साथ में। आप नई पॉलिटिकल पार्टी कैसे डेवलप करोगे अगर आप आम आदमी पार्टी तो 8 साल में इतनी बड़ी पार्टी बन गई, कैसे बन गई वो? उनके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके पास वोट है, लेकिन वोट को ऑर्गेनाइज करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। अब आपके पास समाज के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, बेरोजगारों की आपने भीड़ खड़ी कर रखी है। इसलिए इस पॉलिटिकल पार्टी का जिंदा रहना पूरे समाज के राजनीतिक अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसी के लिए मैं लगातार इतने समय से गाली खा रहा हूँ। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये जो मैं आदरणीय मायावती जी का जो विरोध कर रहा हूँ, वो मेरा उनसे सैद्धांतिक विरोध है, व्यक्तिगत कोई मेरा उन्होंने नुकसान नहीं किया है। लेकिन अगर इस राजनीतिक पार्टी को आपने नहीं बचाया, तो आप यकीन मानिए आप बहुत बड़े संकट में जा रहे हैं पॉलिटिकली। एक उम्मीद, देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अपनी उम्मीद को ख़त्म कर दिया ना, तो आप देखो, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं, उन्होंने इतना नहीं कमाया, इतने नहीं कमाया, इतने नहीं कमाया। पिछली बार भी मैंने बोला कि आप लोगों ने बोला कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी लेके आएंगे, हमारे नेता बनाएंगे, फिर दूसरे लोग तो भ्रष्टाचार करते ही थे, आपके लोग भी भ्रष्टाचार करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप मानिए कि आपको आपकी उम्मीद भी चली जाएगी। जब दूसरे लोग भ्रष्टाचार करते हैं, आपके ऊपर बैठ के आपके हितों को समझौता करते हैं, तब तो आपके केवल आर्थिक नुकसान होता है। लेकिन जब आप अपने नेता, आपको जो जिनसे आपको उम्मीद है कि वो आपके लिए लड़ेंगे, और वो भ्रष्टाचार करते हैं, तो आर्थिक नुकसान के साथ साथ आपकी उम्मीदों का नुकसान भी होता है। दो चीज़ें हैं इसमें, मेरी बात समझ रहे हैं? तो आज मायावती जी की समीक्षा की बात करते हैं हम लोग, उनकी समीक्षा, उनका आप देख लीजिए पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। वो ताश की गड्डी जो रखती हैं, जिसमें कोई और पत्ता नहीं होता जोकर्स के अलावा, उन्हीं को फेंटती रहती हैं, उन्हीं को लगाती रहती हैं मायावती जी ने। मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि अगर इन लोगों में जरा भी IQ होता है या जरा भी उनमें होता है, तो अभी तक वो आगे निकल के कुछ बहुत अच्छा वो करते। 20-20 साल से वो लोग अपने आप को पहचान नहीं दिला पा रहे हैं। दूसरा, मायावती जी खुद उनको कंट्रोल इतना ज़्यादा अनुशासन में बांध देते हैं कि वो लोग अपना, जो एक लीडर के लिए थोड़ा सा तो खुलापन चाहिए ना, थोड़ा सा स्पेस तो चाहिए उनकी लीडरशिप को डेवलप होने के लिए, इतना कंट्रोल कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, हम जब आ रहे थे तो पॉलिटिक्स को समझ रहे थे, तो 2012-10 में ये हमारे पास ये था कि जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो हमारे लोगों को पैनल में नहीं बुलाती है, साफ रहता था। तो हमने कुछ चैनल्स में, ये 2012 की बात है, कुछ चैनल्स के मैंने यहाँ नाम नहीं लूँगा, तो हमने कहा कि यार आप लोग तो कास्टिस्ट लोग, हमारी भी राष्ट्रीय पार्टी है, आप लोग पैनल में हमारे लोगों को नहीं बुलाते हो। तो एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने क्या बोला, पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जो आपके अध्यक्ष हैं उनसे है ना प्रवक्ताओं की सूची जारी करवाओ, और वो हमारे यहाँ पे भिजवा दो पैनल में, अगली बार से नहीं आए तो फिर हमको गाली दो। हमें बड़ा जान का आश्चर्य हुआ कि 2012-13 तक हमारे पास एक भी प्रवक्ता नहीं था, ठीक है ना। फिर कुछ लोग स्वघोषित रूप से, जैसे वो भदौरिया जी, वो जाने लग गए, वो अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से डिक्लेयर नहीं थे, बाद में डिक्लेयर किया। अभी कुछ लोगों को लगाया, तो मायावती जी ने स्टेटमेंट दिया कि कोई भी प्रवक्ता वहाँ नहीं जाएगा उसमें। आप ही देख रहे हैं, हम मीडिया पर टोपी रखते रहते हैं। फिर कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मीडिया को बुलाया नहीं, मीडिया आएगा नहीं, छापा गई मीडिया ने।
आप लोगों ने क्या है कि विक्टिम कार्ड को एक वो बना दिया है। भाई आप अपनी तरफ से तो पूर्ति करो, हमें मीडिया भी वो नहीं करती, तो हम ये जानते ना कि हम उस लायक नहीं है, या उतना हमारा विस्तार नहीं होगा, या उतना प्रभाव नहीं होगा कि मीडिया में वो करे। मायावती जी को लगातार करती है, लेकिन मायावती जी आपके इमोशंस के साथ खेलती हैं कि मीडिया हमें देखो ऐसे करती है हमारे लोगों को। आप जब प्रवक्ताओं का कोई पैनल नहीं है आपके पास, आपने किसी भी चैनल में आपने प्रवक्ताओं का पैनल की लिस्ट नहीं भेजी है, वो कैसे कॉल करेगा भाई आपको? आप लगातार आरोप लगाते रहते हैं। अब मैं बताऊं क्यों नहीं भेजती मायावती जी ने, क्यों रोका लगाया हुआ है। जो क्वेश्चन मैं आपसे, जो मैं क्वेश्चन यहाँ उठा रहा हूँ, जिनको मायावती जी आंख बंद करके बैठी कि मुझे इनका जवाब नहीं देना है, वही क्वेश्चन कोई ना कोई वहाँ बैठा हुआ जो मीडिया चैनल में बैठा हुआ आदमी करेगा क्वेश्चन, कि आप दूसरों पे उंगली उठाते हो। आप बताओ आप कितने ईमानदार हो, आपकी इंटीग्रिटी का क्या? इसलिए मायावती जी नहीं भेजती हैं प्रवक्ताओं की, वो हर चीज़ का बचाव को उन्होंने इस तरीके से थोड़ी ना पॉलिटिक्स होती है यार। आप देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो और जैसे और पार्टी कॉम्पिट करती हैं, 5 साल तैयारी रखी हैं, करती हैं, मुद्दे बनाती हैं, उस तरीके से हमारी पार्टी कहाँ वो एग्जिस्ट करती है। अब ऊपर से इतना, अरे तुम्हारा क्या है 40 साल में बहुत कुर्बानी, मैं कह रहा हूँ उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है, मैं कह रहा हूँ कि मेरी खाल का जूता बना के उनको पहनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विरोध सैद्धांतिक है भाई, मेरे सम्मान उनका सहसम्मान है। वो चुनाव कराएं, वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है उसमें पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें चुनाव कराएं। देखिए चुनाव की प्रक्रिया भी वर्णित है, उसमें डेलीगेट्स होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर डेलीगेट्स का चुनाव करवाएगा। कोई आपके पास कोई सूचना नहीं होती है, कोई फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कोई चुनाव नहीं है। अगर वो भी होता रहे 5 साल में, तो हमारे पास उम्मीद रहेगी। चाहे मैं कह रहा हूँ दोबारा मायावती जी इलेक्ट होकर आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनता चाहती है कि मायावती जी रूल करें तो करती रहें। तो लेकिन एक चीज़ इसमें होती है, देखिए मैं बताऊँ कि जब भी चुनाव होता है ना, तो इसमें है ना गोलबंदी होती है, मतलब कि अलग अलग गुटों में लोग लामबंद होते हैं, पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं। तो जिसको चुनाव होता है ना, वो अपनी लॉबिंग करता है, लोगों को कनेक्ट करता है, लोगों को कन्विंस करता है, लोगों को साथ जोड़ता है। तो एक है ना पॉलिटिकल सिस्टम जनरेट होता है इससे। अभी हम क्या है कि मायावती जी एक तरफा बैठी हैं, हम लोग चिपके हुए, मायावती जी का हमारे साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई वार्ता नहीं है। सबसे बड़ा सबूत तो कल उन्होंने, फ़ोन को सही रखें, क्या हुआ फ़ोन में, कोई दिक्कत है? हाँ मैं आपको बताऊँ, कल मायावती जी का एक बहुत शानदार उन्होंने बोला कि बीजेपी ने एक गुमराह किया लोगों को कि मायावती जी को हम लोग राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं, इसलिए वोट बीजेपी को दे दो। अब एक बात बताइए कि ये अगर बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाया होगा तो 1 सेकंड में तो नहीं बना होगा, 10-20 दिन लगे होंगे ऐसा माहौल बनाने में। 10-20 दिन माहौल बनाने में लगेंगे तो लोग से, जो वोटर हैं और जो मायावती समर्थक हैं, उनको सूचना होगी। उनको सूचना होगी तो आजकल तो मोबाइल है, उन्होंने हमारे पार्टी के वर्करों को भी सूचना दी होगी कि भैया ऐसा माहौल बना रहे हैं बीजेपी वाले कि वोट हमको दो क्योंकि मायावती जी को हम राष्ट्रपति बना रहे हैं। क्या कितनी इसमें कितनी सच्चाई है? वो लोग अपने ऊपर के लेवल को सूचना दे सकते थे, वो लोग मायावती जी को कांटेक्ट कर सकते थे। पूरा चुनाव होने के बाद में 20 दिन बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हो कि ऐसा हुआ है। दैट मीन्स ये साफ साफ बताता है कि मायावती जी का अपने वर्कर के साथ कोई कोऑर्डिनेशन, कोई कनेक्शन नहीं है। ये उन्होंने खुद पे अपने आप पर इल्ज़ाम लगाया है। जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया ना कि बीजेपी ने ऐसा गुमराह किया, हद हो गई। आपके क्राउड को, आपके समर्थकों को, आपके वर्कर्स को कोई मिसगाइड कर रहा है और आप उनको समय पे आप उनको आप चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हो। ये किसकी गलती बता रहे हो आप? आपकी तो खुद की गलती है। और मीडिया पे डिपेंडेंसी की आप बात बताऊँ कि मीडिया, मायावती जी की मैं आपको 50 प्रेस वार्ता ऐसी बता दूँ जिसमें वो संगठन के निर्माण से संबंधित आदेश मीडिया के द्वारा प्रतिपादित करते हैं, मतलब आदेश करते हैं। आपने किसी और पॉलिटिकल पार्टी में देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको संगठन निर्माण से संबंधित या संगठन से संबंधित कोई आदेश देता हो? संगठन का निर्माण, संगठन को चलाने, इससे संबंधित आदेश मीटिंग्स में होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी को। मायावती जी की 20 क्लिप्स होंगी जो मेन स्ट्रीम मीडिया की ANI के उस पर लगी हुई, जिन्होंने उन्होंने संगठन संचालन से संबंधित वहाँ पे आदेश दिए हों। इस तरीके से तो संगठन चलाती हैं लोग। आप मीडिया से तो आप आदेश लेके काम करते हो। कितनी बार 50 बार हुआ है कि मीडिया के माध्यम से BSP के वर्कर से आदेश ले रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इस तरीके से होगा नहीं, और उसमें मेरा कोई व्यक्तिगत वो नहीं है। कल का मैं बताऊं आपको, हम लोगों की उतनी तैयारी नहीं थी कि हम ट्विटर पे इतना बड़ा ट्रेंड कर जाएंगे। हमने सिर्फ ये बोला कि भाई मायावती जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए और वहाँ पे एक कार्यकारी अध्यक्ष बने जो 1 साल के अंदर कुछ जो पूरी एक प्रक्रिया को अपनाए कि प्रथम फर्स्ट फेज में वो है ना, जितने भी लोग छोड़ काशीराम साहब के साथ समय चले हुए लोग जो छोड़ के चले गए, या मायावती जी ने जो निकाल दिया, उन लोगों को इनवाइट किया जाए एक साथ मंच पे कि भाई आप दोबारा से, हम यहाँ पे चुनाव करवा रहे हैं, आप इसकी उसमें भाग लीजिए, इसकी चुनाव प्रणाली में भाग लीजिए, आप पार्टी का विलय कर दीजिए। तो 2-3 महीने हम ये चर्चा चलाएं,
देखो, और हम लोग भी है ना, जितने भी लोग हैं जो अलग अलग पार्टी चला रहे हैं, हम आप और हम चलेंगे उनसे कि भैया अब बहुत समय, बहुत क्रूशियल समय, अलग अलग पार्टी मत चलाओ, आप 4 वर्ग करें, चलो वहाँ पे चलो, विलय करो और वहाँ पे हम चुनाव करवा रहे हैं, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो हमें आप शायद स्वीकार हैं। तो हम लोग जो अलग अलग दल और जो ये जो डेमोक्रेटिक जो प्रक्रिया जो हम शुरू कर रहे हैं ना, ये हमारे पास मौका होगा, जो टूट के हमसे जो गए हुए हैं, अलग अलग गुट चले गए हैं, अलग अलग गुटबाजी कर रहे हैं, उनको हम जोड़ सकते हैं। और जो अलग चल रहा है उसको हम लोग, अगर वो हमारे साथ नहीं आता तो कम से कम उसको डिस्क्रेडिट तो कर सकते हैं कि तुम्हारे पास तो मौका था भाई, आप आते उस समय चुनाव प्रणाली में भाग लेते, और आप अगर इलेक्ट होते तो आप होते राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसमें तो खुल ओपन था वो तो चुनाव सबके लिए। लेकिन ये तब संभव है जब हम वहाँ पे फ्री फेयर इलेक्शन कराएं, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। वहाँ पे चुनाव जो भी रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति हो, सबसे पहले तो वहाँ पे कार्यकारी अध्यक्ष बने। मायावती जी मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं, खुद से मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं, एक कार्यकारी अध्यक्ष बने, और मायावती जी 6 महीने के लिए शांत रहें, कुछ आदेश नहीं करेंगी, कार्यकारी अध्यक्ष बने, वो चुनाव, वो लोगों से जो चले गए गुटों से वार्ता करें, रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करें जो ईमानदार हो, डेट आए उसकी चुनाव की कि कौन कौन है, जो यहाँ पे जो डेलीगेट्स हैं अलग अलग प्रदेश के, जो भी जितनी भी संख्या में, जो उन्होंने बताया कि जैसे राजस्थान से 30 डेलीगेट्स हैं, शायद 10 सेंट्रल डेलीगेट्स हैं और 20 स्टेट डेलीगेट्स हैं, हर प्रदेश के डेलीगेट्स का चुनाव हो, फिर ये प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना, एक साथ नहीं चलते, एक साथ तो जब चलेंगे जब दिल में जगह हो और वहाँ पे जगह हो। आप डेमोक्रेसी लाओगे तो सबके लिए जगह बन जाएगी। डेमोक्रेसी ही आपका एकमात्र सॉल्यूशन हो सकता है आपको सबको साथ लेने का। ये कहने को कि मैं इसके बराबर, सब आदमी ऐसे सोचते हैं मैं तो इससे बड़ा नेता हूँ, मैं इसके बराबर क्यों बैठूँ, मैं तो इससे बड़ा नेता हूँ, मैं इसके बराबर क्यों बैठूँ। लेकिन जब डेमोक्रेसी लेके आएंगे तो एक लॉबिंग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, कितना महत्व उनको मिल जाएगा अपने हिसाब से, उनका जो भी महत्व होगा उस हिसाब से। तो इस चीज़ को लेके मैं फिर से कह रहा हूँ, मायावती जी को लेके आप जो, मैं भी आप तो खैर बहुत नए लोग हैं, अभी जुड़े भी बहुत सारे लोग हैं जो गाली गलौज करते हैं। हमने मायावती जी के लिए गाली भी खाई है, लोगों को गाली भी दी है, लठ भी बजाए हुए हैं। अब क्या बोलूँ इस पे, सब चीज़ किया हुआ है मायावती जी के सम्मान के लिए, और अभी भी कर देंगे, बात नहीं है। बात ये है कि वो हमारी अभी जो, वो अगर पॉलिटिकल पार्टी को गिफ्ट होती तो उनको गिफ्ट कर देते, लो भाई आपका संघर्ष इतना रहा है, ये लो आप गिफ्ट इसको कैसे भी। ये आपके राजनीतिक अस्तित्व, आपके भविष्य से जुड़ी हुई चीज़ है। आप अगर इस चीज़ को गंभीरता को नहीं समझेंगे ना, 2 साल अभी जो राजनीति को जो समझते हैं ना, वही समझ सकते हैं इसकी गंभीरता जो हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। कल क्या हुआ आप बताओ, हमारी कोई तैयारी नहीं थी, मैक्सिमम सोच रहे थे 2-5 हज़ार ट्वीट कर लेंगे, तो ये कल शाम होते होते 50 हज़ार का ट्वीट का तो हमने स्क्रीनशॉट लगाया था। अभी कोई बता रहे थे साथी 60-65 हज़ार ट्वीट हुए कि मायावती जी इस्तीफा दो। ये किस स्तर का आप ये सोच सकते हैं कि, और देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये सब जो कहानी सुनाते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है मायावती जी से, दूसरे वर्गों को कोई मतलब नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं लेते हमारी बातों में। सारे के सारे ट्वीट अगर आप चेक करोगे तो हमारे ही लोग हैं जो मायावती जी का सम्मान करते हैं, उनका उन्होंने संघर्ष को सम्मान करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई आप अब पूरे सह सम्मान मार्गदर्शक मंडल में बैठ जाओ, चुनाव करा दो, इसमें डेमोक्रेसी ला दो, जो जितने सारे गुट हैं सब आ जाएंगे। मायावती जी तो काम बहुत आसानी से कर सकती हैं, इतनी पुरानी लीडर, सारे पुराने लोगों को जानती हो, सबको एक कॉल करेंगे, भैया मैं चुनाव करा रही हूँ, सबके सब पार्टिसिपेट करो, इसमें अपनी अपनी पार्टी विलय करो, जो भी हुआ भूल जाओ उसको। अब हम काफ़ी मैच्योर्ड हो चुके हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, उस समय मुझे डिसीजन लेने पड़ गए, अब उनको भूल जाओ, आप आओ डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लो। कितना बड़ा एहसान हो जाएगा आप सोचिए। हम लोग जो कांग्रेस, सपा, आरजेडी, इनके लिए हम लोग एक मॉडल हो जाएंगे। ये लोग अपने परिवारवाद से उभर नहीं पा रही है, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है ना, मठाधीशवाद और कांग्रेस जो है परिवारवाद और मठाधीशवाद से उभर नहीं पा रही है, उनके लिए आप मॉडल बन जाओगे कि इन लोगों ने लड़के, ये कमजोर वर्ग बोलते हैं जिसको, अपने इतने बड़े मजबूत नेता को झुकाया कि नहीं आप चुनाव करवाओ, आपको किस बात का लालच है, जो योग्य होगा बैठेगा और जो जीतेगा चुनाव हम उसको स्वीकार करेंगे, उसका साथ देंगे हम किसी भी कीमत पे, ये हमारा वायदा है आपसे, चुनाव करवाओ हम देंगे साथ। हम लोग खुद जब लालच में डूबे हुए लोग हैं, हम किस लोगों से क्या अपेक्षा करें। मैं बताऊं, जिस संगठन का अगर नेता अगर ऐसी लालच करेगा या जिसके ऊपर ऐसा हुआ कि वो भ्रष्ट है, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को भ्रष्ट होने से नहीं रोक सकते। यही तो हो रहा है अभी, जिसका जहां दाव लग रहा है वो वहीं के वहीं अपना जो भी जैसा भी है भ्रष्टाचार वो कर ही रहा है हर स्तर पर, तो उसका परिणाम भी आपके सामने। आप इतना बड़ा राष्ट्रीय
तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी आप कितने झर्र से एकदम तेज़ी से गिरे हैं आप। तो यही है, बस मैं लगातार इन्हीं बातों को लोगों को फिर से कह रहा हूँ कि मेरा उनसे कोई नहीं विरोध नहीं है व्यक्तिगत, और उनका सम्मान अभी तक पूरा रहेगा जब तक वो जीवित हैं, वो सामाजिक नेता हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी से हम पूरे समाज का जो गरीब वंचित समुदाय, इनका भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये इसको आज़ाद कर दें, इसमें चुनाव प्रणाली विकसित हो जिससे कि हम सारे गुटों को साथ ला सकें। मैं बताऊँ, केवल डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही जोड़ सकता है और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आप मालूम ही नहीं कर सकते कि किसका क्या लेवल है या कितना बड़ा नेता है, कोई स्टेट का है, कोई ज़िले का है, सभी लोग तो बराबर बैठाना भी संभव नहीं है। तो डेमोक्रेसी उनको साथ ला सकती है, यही बात थी। कल आपने देखा ही समीक्षा का, आप बहुत दिन से 10-12 दिन से इंतजार कर रहे थे। समीक्षा वही ताश के पत्ते फेंट दिए, कभी वो जोन को जोनल बोल देती है, फिर सेक्टर बोल देती हैं, फिर पता नहीं क्या क्या बोल देती हैं। वो प्रभारी सिस्टम किस लिए था? मायावती जी प्रभारी सिस्टम लेके आई। आपको पता है प्रभारी सिस्टम क्या है? जो बहुत सारे लोग हैं जो बसपा में नहीं है, मैं बताता हूँ। काशीराम साहब ने बोला कि हमारे जो की पोजीशन है वो है विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, हम इनको मजबूत करेंगे। 20 साल अगर कोई बंदा अगर विधानसभा अध्यक्ष रह जाएगा और 2 चुनाव जिता देगा, वो परमानेंट विधायक बनेगा। मतलब विधायक कोई भी आए, वो उसकी उतनी चलेगी जितनी विधायक की चलती है। विधायक उसके सामने डेली उसके घर पर ढोक लगाएगा, फिर जाएगा कहीं पे। लेकिन मायावती जी ने क्या किया? विधायक से कोई मतलब नहीं, विधानसभा अध्यक्ष हर 2 महीने में 5 दिन में चेंज हो जाते हैं, किसी को डेवलप नहीं किया। फिर उनको भरोसा नहीं है, तो उन्होंने भरोसा नहीं है, उस भरोसे को बनाने के लिए क्या किए? अपने एजेंट लगाए, जिनको प्रभारी बोलती हैं, जिनको आप बोलते हैं सेक्टर प्रभारी, ये प्रभारी, जोनल प्रभारी, ये सारे के सारे एजेंट हैं। अन्य राज्यों में वो प्रभारी के एजेंट है, मतलब एजेंट के एजेंट है, और यूपी में देखे तो उनके डायरेक्ट एजेंट है, ठीक है ना। तो ये एजेंट क्या करते हैं? ये बेसिकली भया दोहन करते हैं, ब्लैकमेल टाइप से करते हैं। जो पदाधिकारी है ना, जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, जो इसके परमानेंट जो इसके स्तंभ है पार्टी के, उनको उनकी छाती पर चढ़े रहते हैं, उनकी गलत सूचनाएं देते हैं ऊपर जाके। और उनकी कोई भी सूचना है तो मायावती अपडेट होकर उनकी क्लास लेती रहती है कि तू तो ऐसा कर रहा है, चल निकल यहाँ से, हटा देती हैं। तो वो सोचता है अच्छा मायावती जी के पास तो ये मेरी सूचना है। तो ये इनकी ज़रूरत ही नहीं थी इन पदों की, सिर्फ और सिर्फ उनको विश्वास नहीं है किसी पे। ये अविश्वास है ना उसी को, क्योंकि विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों को उन पे विश्वास नहीं है, वो भ्रष्ट हैं, तो लोग भी अपना अपना चूल्हा सेकना चाहते हैं, सब तरफ आग लगी हुई है। तो जब तक लीडर अगर ईमानदार नहीं है, मैंने पिछली बार भी अभी बोला कि मायावती जी की वाइट में प्रॉपर्टी उनकी जो वो पिछली बार रिटर्न था वो 392 करोड़ का कुछ ऐसा था। जो आदमी 15 साल की उम्र से बिजनेस करना स्टार्ट करेगा ना, और 70 साल की उम्र तक बिजनेस करेगा और बहुत सफल बिजनेस होगा, उसको भी, और 24 घंटे में से 16 घंटे बिजनेस ही सोचेगा, उसको भी 100 करोड़ रुपये बनाने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। मायावती जी तो घोषित रूप से समाज सेवी हैं, उन्होंने तो समाज की सेवा की है। समाज की सेवा क्यों? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे आ गई फिर उनके पास? ये क्वेश्चन है। देखिए, ब्लैक से वाइट करना तो अलग खेल है। फिर दूसरा, उन्होंने IT रिटर्न में वो घोषणा करती है कि मेरे समाज ने मुझे ये गिफ्ट किया है। चलिए मान लीजिए उन्होंने ब्लैक को वाइट किया या हमने गिफ्ट किया, पूरा का पूरा जो भी है। अगर समाज ने उनको 10 रुपये भी गिफ्ट किया होगा, चाहे जन्मदिन पे किया हो या वैसे किया हो, तो समाज ने वो पैसा केवल और केवल मूवमेंट चलाने के लिए किया होगा। इस बात से आप सहमत हो के नहीं? आप यस लिखो। अगर समाज ने मायावती जी को अगर उनके जन्मदिन के अवसर पर या कभी भी अगर गिफ्ट किया भी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट चलाने के लिए किया होगा। और मायावती जी को भी वो जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी कि उस पैसे को मूवमेंट पे लगाती, या फिर वो घोषणा करती कि मेरी व्यक्तिगत संपत्ति मेरे जाने के बाद, क्योंकि दुनिया से सबको जाना ही है, मेरे जाने के बाद मेरी संपत्ति से हर जगह बाबा साहब के नाम से विद्यालय बना दिए जाएं। ऐसी कोई घोषणा आई नहीं आई। सारा पैसा उनके परिवार को, भाई भतीजों के पास जाएगा वो पैसा, आप लिख लो। सारे ट्रस्ट पे वो कब्जा कर लिया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्वमेंट है, और वो पैसे की लालच में आपकी उम्मीदों को ख़त्म करनी है। आपकी उम्मीद है बसपा, वो पैसे को ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे को ले जाएं। वो अगर कहते कि साल 6 महीने का समय दो, मैं पैसे को बंदर बांट करके मैं कर लूँगी अपने हिसाब से, मैं कह रहा हूँ 690 करोड़ पार्टी फंड में, उसको भी लेकर निकाल के ले जाएं। उनका अंतिम उद्देश्य तो 690 करोड़ ही है ना, कि लोग पार्टी को छोड़ जाएं, पार्टी से उम्मीद इनकी खत्म हो जाए, ये छोड़ के चले जाएंगे तो पार्टी मेरे पास ही रहेगी, फिर हम लोग 4 लोग बैठ के चला ही लेंगे। क्योंकि अभी भी राष्ट्रीय कमेटी में 8 में से 4 तो परिवार के लोग ही हैं और 3 बंगले के नौकर हैं। तो उनका अंतिम जो उद्देश्य तो 690 करोड़ ही है जो पार्टी फंड में।
तो मैं कह रहा हूँ 690 करोड़ ले जाएं वो उस पार्टी में से निकाल के। आप सोचिए 690 करोड़ अगर आपके पास है पार्टी फंड और पार्टी आपको मिल जाए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अगर कोई उसका अध्यक्ष हो, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अध्यक्ष या पूरा सिस्टम डेमोक्रेसी के माध्यम से हम डेवलप करें, तो आप सोचो 690 करोड़ में आप इस पॉलिटिकल पार्टी को रातों रात इस्टेब्लिश कर सकते हो। आप समझो हम 100 200 500 रुपये चंदा मांगते रहते हैं समाज से कि डीजल पेट्रोल डला दो हमारे वर्कर, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास संसाधन है, आपको रोना है, बस रोना है और दूसरों की गलती देखनी है, आपको खुद की गलती नहीं देखनी है। उसमें क्यों क्या कर सकता है? आप अखबारों में पढ़ चुके हो कि सबसे अमीर पार्टी है भाई बसपा आपकी, उसके पार्टी में इतना फंड है, फिर आप रोते हो हमारे पास ये चैनल नहीं है। आपने अब यूट्यूब चैनल बना दिए बहुत सारे लोगों ने जो इंटरेस्टेड लोग हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है? उसकी क्वालिटी क्या है? कितनी मेहनत की जाती है उन पर? रिसोर्सेज नहीं है उनके पास उस काम को करने के लिए। लोग हैं मेहनत करने वाले, लेकिन क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और आपके पास ऐसा नहीं है, रिसोर्सेज हैं, लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। और देखिए गरीब लोगों के नसीब में, खैर नसीब शब्द तो फिर आप फिर बोलोगे कि ऐसा, उनके नसीब में तो संघर्ष ही लिखा है। गरीब लोग तो मरता क्या ना करता, वो तो संघर्ष करेगा ही करेगा। अब एक सब चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट क्या मेरे पास नज़र आ रही है, मैं आपको बता दूं। पिछले 8-10 दिन में जब से हम लोग ये चुनाव का रिजल्ट आया और क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बीएसपी के भी बड़े बड़े लीडर हमको फ़ोन कर चुके हैं। कल समीक्षा के बाद मुझे कम से कम 15-20 बड़े बड़े जो बीएसपी के, जो यूपी के जो हैं जुड़े हुए लोग, उनका फ़ोन आ गए। हम कहते भाई तुम क्यों नहीं विरोध करते हो? अरे नहीं यार आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। अरे हम तो बढ़िया काम कर रहे हैं, आप विरोध क्यों नहीं करते? बेसिकली वो जो अंदर बैठे हुए हैं बीएसपी के अंदर, वो भी चाहते हैं सुधार हो जाए, सुधार हो जाए, लेकिन वो ये कि हम घंटी नहीं बांधना चाहते। सारे चूहे चाहते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बन जाए जिससे हमारी जान बच जाए, लेकिन गले में घंटी बांधेगा कौन? वही संकट है। अब हम कहते हैं चलो भाई हम लोग आगे चल रहे हैं, आप लोग साथ तो दो। आप साथ भी नहीं आओगे, ये तो मुझे बड़ी उम्मीद है हमारे युवा साथियों से जो इस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। पुराने लोग उतनी जल्दी नहीं समझ रहे हैं, हालांकि साहब काशीराम जी के साथ चले हुए लोगों तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं पहुँचा नहीं होगा, क्योंकि हमने अपना सारा जो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है और हम चाहते भी नहीं कि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हम खर्च करें, लोगों से पैसा उगाएं, फिर एक बदनामी अपने सर पे और लें। वो सब चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। तो ये फ्री फंड का साधन है, आप इसको शेयर कर देंगे, लोग सुन लेंगे, काम बन जाएगा। तो उन तक शायद नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन तक भी हम ज़रूर पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोगों का ऐसा मतलब कि प्लान है, योजना है कि हम जल्दी से जल्दी एक सहमति, जितना जल्दी आप सहमति चर्चा करोगे लोगों में कि भाई देखो मायावती जी का सम्मान है, आप कहो उनके चरण दो दो के हम पिएँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस पार्टी में वो चुनाव करवाएं, क्योंकि मुझे उनके परिवार की उस पर जो मुझे देखो अनुभव से लोगों के साथ संघर्ष कर करके सड़क पे चल चल के 15-20 साल में नेता बनता है। उनका जो भतीजा जिस पे वो उम्मीद करके बैठी हैं, उसका कोई क्या अनुभव होगा भाई मेरे, आप मुझे बताओ। 26-27 साल का उम्र का है, इतने उसने जब आंखें खोली होंगी, समझदार हुआ होगा, तो उनकी बुआ जी चीफ मिनिस्टर रही होंगी। उसका क्या अनुभव है जो आपके अनुभवों के साथ वो जस्टिफाई कर पाएंगे? तो मुझे उनसे उम्मीद नहीं है। हमारे बीच से निकला हुआ आदमी जिसकी एक समझ हो समाज के प्रति, सामाजिक बदलाव, सामाजिक और आर्थिक बदलाव की उसमें एक लगन हो, वैसे लोगों को लाना पड़ेगा हमको फ्रंट पे। भाई यहाँ पे टाइम पास या मजाक नहीं चल रहा है, या दान दृष्टि नहीं चल रही है कि हमें उसको गिफ्ट करना है, ये मजाक नहीं है, ये करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा प्रश्न है। तो हम लोगों को बड़ी गंभीरता से लेना है। और जो लोग हैं ना मेरे से इस बात को लेके खफा हो जाते हैं, मैं उनसे फिर यही बोलूँगा, आप मेरे छोटे बड़े जो भी भाई हैं, मायावती जी जितनी आपके लिए सम्माननीय है उतनी मेरे लिए सम्माननीय है। मेरे पिताजी भी उनका सम्मान करते हैं, मैं जो उनका आलोचना करता हूँ मेरे पिताजी को भी खुशी नहीं होती है, सही बात तो ये है। लेकिन चूँकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, या मेरे पास एक जिम्मेदारी है कि समाज के लिए हम कोई रास्ते निकालें, क्योंकि हमने सोचा है कि हम लोग दुनिया से जाएँ तो कम से कम 4 लोग बोलें कि यार भाई ये आदमी आया था कुछ करके गया, तो उतना ही प्रयास रहता है कि कुछ करके जाएँ। इसीलिए भिड़ते भी हैं, लोगों से गाली भी खाते हैं। क्या मज़ा आता है हमको गाली खाने में भाई? अगर हमको सीधी सीधी पॉलिटिक्स करनी, जाओ कांग्रेस बीजेपी में सेवा पानी करो, टिकट मिल जाए, चुनाव लड़ो, एमएलए बनो, मस्त रहो, यही आसान तरीका है। लेकिन आप लोगों से, जो आप मेरे भाई हो, आप लोगों से झगड़ा करना पड़ रहा है, आप लोगों से जिद बहस करनी पड़ रही है एक ही चीज़ को कमेंट पे। क्या मुझे इस बात की कोई फीस मिलती है कि मैं एक चीज़ को आज लाइव में समझाया, फिर कल मैं उसको कमेंट में एक आदमी को जवाब दूँ? मुझे इस बात का पेमेंट मिलता है क्या? आपका समय जितना कीमती उतना ही मेरा भी है। लेकिन प्रयास ये है कि हम लोग एक सुधार की प्रक्रिया शुरू करें, और वो अगर हम एक जगह नहीं सुधार सकते तो अगला भी कोई विकल्प लेके आएंगे, उसमें भी गड़बड़ हुआ तो कौन, हमको कहीं ना कहीं तो अपने आप को डेमोक्रेटिक अपनी सोच में बनाना पड़ेगा ना।
तो वही बात थी, कल समीक्षा आपने देख ली, और समीक्षा से बड़ा मैं बताऊं कि 50-60 हज़ार आदमी अगर आपके समाज का ये बोलता है मायावती जी इस्तीफ़ा दो, ये सोचने की ज़रूरत है हमें। और सिर्फ एक दिन की 24 घंटे भी नहीं था हमारे पास कि कैंपेन को हम ढंग से हम शुरुआत करते, यानी कि हमारे लोग नहीं थे, लोग जो समाज के लोग थे वो जुड़े और उन्होंने उस कैंपेन को मजबूत किया। कहीं ना कहीं जो वो एक समाज का एक दर्द है उस चीज़ को लेके कि वो सुधार होना चाहिए, और लोग चाहते हैं कि वहाँ पर सुधार हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये पार्टी ज़िंदा रहेगी तो ये हमारे लिए लड़ेगी, ऐसा, इसलिए उसको ज़िंदा रखना ज़रूरी है। मायावती जी के पत्ते वो फिर से फेंटती रहेंगी, आप उम्मीद लगाते रहो, मुझे तो उनसे उम्मीद नहीं है। आप ये देखिए कि उन्होंने बहुत करीने से ये काम किया है, उन्होंने आपकी ट्रू लीडरशिप को निपटाया भी, और दिखावे के लिए जिनमें कोई टैलेंट नहीं है, जो राजनीति के लिए बने ही नहीं है, लेकिन वो राजनीति में आ गए तो उनको उठा के कभी MLC, राज्यसभा या मंत्री बना के आपके सामने ऐसा दिखावा किया कि देखो मेरे को इस बात का पैसा भी मिल सकता था, लेकिन मैंने ये किया। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सामने, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। जो आरोप 2006-7 में लगते थे कि मायावती जी इस पार्टी को कब्जा करना चाहती हैं, 2003 में आरोप लगा कब्जा करना चाहती हैं, तब शायद हमें यकीन ना हुआ उन लोगों पे, लेकिन आज तो आपके सामने है, कब्जा हो चुका है। उन्होंने बोला परिवार का कोई आदमी नहीं आएगा, परिवार के हाथ में सारी पार्टियाँ हैं, सारे जो भी उसके जो संसाधन सब परिवार के हाथ में हैं। इतना अथाह पैसा है, 400 करोड़ का तो एक लैंड उनका सीज किया जाता है, मतलब 400 करोड़ की तो एक सिंगल संपत्ति उनकी सीज कर ली जाती है जो ईडी द्वारा। तो ये सब चीज़ें सोचने की बात है। इसमें मायावती जी के प्रति आप जो रोमानियत उसमें रहते हो ना, उन्होंने ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा संघर्ष किया, उसको सैल्यूट है, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि अब वो नहीं कर पा रही हैं, लेकिन वो सम्मान के साथ रहें, सम्मान के साथ मार्गदर्शक मंडल में बैठे हैं, उनको पूरा सम्मान है। और मैं तो कह रहा हूँ आप अगर वो यहाँ पे स्वेच्छा से अगर चुनाव करवा देती हैं, डेमोक्रेटिकली मतलब यहाँ पे जो लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली लागू कर देती है, सुधार कर देती हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि उनके घर घर में लोग उनकी तस्वीरें पहुँच जाएंगी। अन्यथा मेरा ये फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि मायावती जी अगर वो सुधार नहीं करती हैं, हम लोगों को सड़कों पे आना पड़ा उनके खिलाफ़, तो उनका सम्मान उससे गिरेगा, और जिसकी हम तैयारी में हैं, मजबूरन क्या करना पड़ेगा, ये बात उन तक जाए तो बढ़िया है। भाई डाल दे, कितने दान दिए। हाँ, तो ये मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करूँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, हम लोगों का मायावती जी का पूरा सम्मान है उनके प्रति। हम तो चाहते हैं कि वो बस वहाँ पे चुनाव प्रणाली लागू कर दें, जिससे कि जो अलग अलग लोग टूटे हुए हैं वो साथ में आ जाएं, बस इतना सही है और कुछ नहीं। तो आप कहो तो मैं ये लाइव में यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, थैंक यू। मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करूँगा। जय भीम साथी।